नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है डीएड, स्पेशल एजुकेशन, आईटीडी, एचआई, बीआई, एमडी, एएसटी, किसी भी कोर्स के अंदर आपने डीएड में एडमिशन लिया है तो उसके एग्ज़ाम जो है फिलहाल में रनिंग में है। 25 जून से एग्ज़ाम चल रही है, 4 जुलाई को एग्ज़ाम आपकी समाप्त होंगी। फर्स्ट ईयर वालों की 3 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगी, सेकेंड ईयर वालों की 4 जुलाई को ख़त्म होंगी। तो सभी स्टूडेंट की जो एक डिमांड थी कि आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित मैटर जो है, किसी बच्चे को अध्ययन सामग्री मिलती नहीं है, किसी को किसी के द्वारा हेल्प नहीं की जाती है, कॉलेजों में स्टडी की व्यवस्था नहीं है। तो इस मांग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपको पेपर वाइज एक एक घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक भेजने का एक फैसला लिया और आप लोगों तक हम उसको पहुँचा रहे हैं और वो हमारा फैसला कारगर भी हो रहा है। बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिल रही है। तो इसी जो आपकी कड़ी है, ये जो क्रम है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पेपर नंबर 5 करिकुलम डेवलपमेंट जो फर्स्ट ईयर का है, पेपर नंबर 5 जो 2 जुलाई को होने वाला है। 2 जुलाई को आपका ये पेपर है, तो आप इसको आराम से पढ़ के जाएं। 1 घंटे की आराम से वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देख लेना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर देना जो आपके साथ स्पेशल एजुकेशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिससे कि वे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें और सभी लोग अपना पेपर क्लियर कर लें। तो यहाँ पर हमने वही 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है। एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं और 5-5 क्वेश्चन भी यदि आपने पढ़ लिए तो आपका जो है पेपर आपका आराम से पास हो जाएगा। 18 नंबर अपन को पास होने के लिए चाहिए, 45 नंबर का आपका पेपर आएगा, 18 नंबर हमको चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम की परिभाषा, अर्थ और अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम होता क्या है, ठीक है ना, उसका अर्थ और परिभाषा और अवधारणा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका जो पेपर का नाम है वही पाठ्यक्रम से संबंधित है, करिकुलम डेवलपमेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वह संपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से विद्यालय विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, मूल्य तथा व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम क्या है? एक संपूर्ण योजना है, पूरी योजना है जिसके द्वारा हमारा जो विद्यालय है वो विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, मूल्य और व्यक्तित्व, इन सब का क्या करता है? विकास करता है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित है। इसका अर्थ क्या हो गया? पाठ्यक्रम केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम पुस्तकों तक सीमित है कि भाई ये पुस्तक है, ये आपको पढ़नी है, इसमें इतने चैप्टर हैं, बल्कि इसमें शिक्षण शिक्षण तो है, इसके साथ में सह शैक्षिक गतिविधि, जो शिक्षा के साथ में जो आपके विद्यालय में जो एक्टिविटी होती है, आप महापुरुषों की जयंतियाँ मना रहे हैं, है ना, आप कोई खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, आपके विद्यालय में कोई और निबंध प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है ना, कोई ड्राइंग की प्रतियोगिता हो रही है, अन्य कोई एक्टिविटी आपके विद्यालय में हो रही है, तो सारी सह शैक्षिक गतिविधियाँ और खेल, परियोजना कार्य, मूल्यांकन और जीवन कौशल, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम के अंदर शामिल होती है। क्लियर है? अब इसकी अवधारणा क्या है? अवधारणा ये कि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। पाठ्यक्रम जो होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है, मतलब पूर्ण रूपेण वो विद्यार्थी को कवर करेगा, पूर्ण रूपेण विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित रहेगा कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जो है उससे अपना फायदा ले सके। पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है। एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास मतलब पूरा विकास, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, किसी भी प्रकार का विकास है, सर्वांगीण विकास पर ये क्या करता है? बल देता है। अनुभव आधारित अधिगम होता है। अधिगम का मतलब आपको पता है, सिखाना। तो सीखता जो है बच्चा वो अनुभव के आधार पर सीखता है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, समाज में जितनी भी बच्चों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के ये क्या है? अनुकूल है, अनुसार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लचीला एवं अनुकूल,
और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं हमारे, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या है, लचीला है और अनुकूल है। लचीला मतलब आसान है, सरल है और उनके अनुसार बनाया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न हमारे पास में निकल के आता है, करिकुलम डेवलपमेंट के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। इसके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं? तो चलिए अपन बात करते हैं। पहला बाल केंद्रित सिद्धांत है आपका। दूसरा आवश्यकता आधारित सिद्धांत है, जो हमने ऊपर पढ़े अवधारणा में वही आपके सिद्धांत है, ठीक है ना। एक बार आप याद कर लो, उसमें सिद्धांत शब्द जोड़ दो। लचीलापन, निरंतरता, समावेशन, अनुभव आधारित शिक्षण, जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, मूल्यांकन आधारित सुधार, समाज एवं संस्कृति के अनुरूप विकास। इनको आप जो है वो याद कर लो। और इसमें लिखने की यदि आपको आवश्यकता पड़ जाए, जैसे माना कि आपका बड़े प्रश्न के रूप में आ गया और बड़े प्रश्न में आपको थोड़ा सा लिखना है, तो इन सब में दो दो तीन तीन लाइन जो है वो आप लिखोगे तो आराम से आपका 2 से 3 पेज का जो क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा। मतलब ये निबंधात्मक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यदि आपको आवश्यकता आधारित, मतलब आप लिख देंगे इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो अन्य दैनिक आवश्यकता हो, चाहे वो और सामाजिक आवश्यकता हो, कोई भी आवश्यकता हो, उसके अधिकार, उसके आधार पर यहाँ पर क्या है, उसको शिक्षण कार्य कराया जाता है या उसको पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। लचीलापन, पाठ्यक्रम इसमें सरल और बिल्कुल सहज होता है। निरंतरता, कंटिन्यू उसको क्या है, बच्चे को पढ़ाया जाता है या बच्चे को सिखाया जाता है। समावेशन इनके अंदर आपको मिलेगा, समावेशन मतलब सभी चीज़ों का समावेशन इसके अंदर अपन को किया गया है। अनुभव आधारित शिक्षण है, एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर बच्चे को शिक्षण दिया जाता है, अनुभव के आधार पर दिया जाता है। जीवन उपयोगी शिक्षा भी दी जाती है, पढ़ाई के साथ साथ ऐसी शिक्षा भी बच्चे को दी जाती है जो जीवन के लिए उपयोगी होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, और यदि जो बच्चे वहां पर बैठे हैं यदि उनमें व्यक्तिगत भिन्नता है तो सबका सम्मान यहाँ पर किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है। मूल्यांकन आधारित, मूल्यांकन के आधार पर सुधार किया जाता है। समाज एवं संस्कृति के अनुरूप विकास, समाज और संस्कृति इसके अनुसार उसका विकास भी यहाँ पर किया जाता है। अब आपका करिकुलम और इंस्ट्रक्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। करिकुलम में और इंस्ट्रक्शन में अंतर क्या है? तो देखिए क्या अंतर है। करिकुलम जो है वो बताता है कि आपको क्या पढ़ाना है। करिकुलम क्या बताएगा, क्या पढ़ाना है, मतलब जो पढ़ाना है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मतलब निर्देश, निर्देश क्या होते हैं, कैसे पढ़ाना है, आपको पढ़ाना कैसे है, ये इंस्ट्रक्शन में आता है। ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, ये संपूर्ण योजना है, पूरी योजना है पाठ्यक्रम। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है, ये शिक्षण की प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब कि आपको शिक्षण के समय कौन से कार्य फॉलो करने, कौन से कार्य आपको करने, ये प्रक्रिया है। करिकुलम क्या है, व्यापक अवधारणा है। ये क्या है, व्यापक मतलब बहुत बड़ी अवधारणा है। लेकिन इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सीमित अवधारणा होती है, मतलब निर्देश आपको ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, आपको बहुत कम दिए जाएंगे। उद्देश्य, विषय, मूल्यांकन शामिल, उद्देश्य, विषय, मूल्यांकन शामिल केवल शिक्षण विधियों, उद्देश्य, विषय, मूल्यांकन शामिल पहले तैयार किया जाता है, पहले ही इसमें तैयार किया जाता है पूरा कुछ। उद्देश्य, विषय और मूल्यांकन सब कुछ पहले ही तैयार है। लेकिन यदि आप इंस्ट्रक्शन की बात करें तो केवल शिक्षण विधियां शामिल और बाद में लागू किया जाता है। केवल इसमें क्या हो जाता है, शिक्षा, शिक्षण विधियां शामिल होती है, इसमें उद्देश्य, विषय और मूल्यांकन शामिल होते हैं, इसमें शिक्षण विधियां शामिल होती हैं, ये पहले से ही तैयार होता है लेकिन ये बाद में लागू किया जाता है। ये आपके जो है 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पर अंतर अपन को दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, करिकुलम डेवलपमेंट की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब करिकुलम डेवलपमेंट जो पाठ्यक्रम का विकास है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो इसकी प्रक्रिया जो है निम्न चरणों में होती है। 8 चरण हमने यहाँ पर इसके लिए हैं। जैसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का अध्ययन, सबसे पहले तो हमको ये अध्ययन करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता कौन कौन सी है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का जब आपको पता चल जाएगा, पहला प्रोसेस, पहला चरण ये हो गया आपका। इसके बाद में उद्देश्य निर्धारित करना। जब हमको विद्यार्थी की आवश्यकता का पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे, एक उद्देश्य बनाएंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे। फिर हम उद्देश्य के अनुसार उसकी विषय वस्तु का चयन करेंगे कि जिस उद्देश्य को हमने बनाया है, निर्धारित किया है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमको कौन सी विषय वस्तु चाहिए, उस विषय वस्तु का चयन करेंगे। विषय वस्तु का क्रम निर्धारण, विषय वस्तु का क्या करेंगे, क्रम निर्धारित करेंगे।
विषय वस्तु का क्रम, कि किस किस क्रम में हमको कौन कौन सी चीज जो है बच्चे को पढ़ानी है, बच्चे को सिखानी है। फिर शिक्षण विधि का चयन, अब वो पढ़ानी है तो वो कौन सी विधि से हमको बच्चे तक पहुंचानी है, कौन सी विधि से बच्चे को पढ़ाना है, तो शिक्षण विधियों का चयन करेंगे। शिक्षण सामग्री का चयन करेंगे। अब शिक्षण, जब हमको विधि पता चल गया तो उस विधि में हमको कौन कौन सी शिक्षण सामग्री यूज करनी है उसको हम चयन करेंगे। और मूल्यांकन की योजना बनाएंगे। इसके बाद में अपन मूल्यांकन की योजना बनाएंगे कि भाई अब हमने जो शिक्षण कार्य किया है तो हम उसका मूल्यांकन कैसे करें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि बच्चा इसके क्या सीखा। समीक्षा और सुधार करना, इसके बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा मतलब इससे बच्चे को फायदा हुआ, नहीं हुआ, यदि कोई इसमें त्रुटि रह गई तो हम उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ये आपके जो है 8 चरण यहाँ पर दिए गए हैं। चित्र फॉलो चार्ट, चित्र के द्वारा यहाँ पर बता दिया आपको ऐसे करके कि आवश्यकता की पहचान करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे, विषय वस्तु चयन करेंगे, शिक्षण विधि डिसाइड करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। ये आपके चरण हैं। 5वां आपका प्रश्न है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास में अलग अलग सीखने की आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, अब उनको पाठ्यक्रम आपको विकसित करना है तो उसमें अपन को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन को ये 10 पॉइंट हमने दिए हैं कि 10 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बातें हैं ये, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जब हम पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको 10 चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई, 10 पॉइंट देखिए कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार आपको पाठ्यक्रम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता आपको पहचाननी पड़ेगी कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता क्या है और प्रत्येक बच्चा उस पाठ्यक्रम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इससे हमको पाठ्यक्रम डिसाइड करना चाहिए। सरल और लचीला पाठ्यक्रम, आपको पता है कि बच्चे हमारे पास में कैसे विशेष आवश्यकता वाले हैं, तो हमको पाठ्यक्रम जो है वो सरल लेना है और लचीला लेना है। जीवन कौशल पर विशेष ध्यान, जीवन उपयोगी कौशल पर हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिव्यांग बच्चे हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कौशल सिखाएंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण, हम एक्टिविटी से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि एक्टिविटी से शिक्षण कराया जाएगा तो बच्चे जो है वो आसानी से सीखेंगे। सहायक उपकरणों का प्रयोग, हमारे पास में उपकरण होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, उनके द्वारा हम बच्चों को शिक्षण कार्य कराएंगे। एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी का पालन करेंगे। यदि किसी बच्चे की विशेष प्रॉब्लम है अकेले की, तो हम अकेले बच्चे के शिक्षा का ध्यान देंगे और उस पर आईईपी तैयार करेंगे। निरंतर हम उनका मूल्यांकन करते रहेंगे। अभिभावकों की सहभागिता, मतलब हम उनके माता पिता को भी हमारे साथ उनका सहयोग लेंगे, हमारे साथ जोड़ेंगे। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं, विशेष बच्चे, वो सामान्य बच्चों के साथ आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। आत्मनिर्भरता विकसित करना, उन बच्चों में सेल्फ डिपेंड करेंगे उनको कि वे खुद अपने ऊपर निर्भर रहें, न कि दूसरों के ऊपर। तो ये अपन की बातों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। पहली यूनिट में आपको ये 4 चीज़ जो है यहाँ पर हमने कलेक्ट किए हैं। एक तो करिकुलम क्या होता है, संपूर्ण शैक्षिक योजना होती है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया है। और करिकुलम डेवलपमेंट, इसके जो चरण है, योजना बनानी, शिक्षण कार्य कराना, मूल्यांकन और सुधार। आईपी, इंक्लूजन, लाइफ स्किल, फंक्शनल लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी, ये शब्द उत्तर में आपको अवश्य लिखने हैं। अब हमारा छठा प्रश्न यूनिट नंबर 2 से है, डेवलपमेंटल करिकुलम क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। डेवलपमेंटल करिकुलम क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि डेवलपमेंटल करिकुलम है क्या। वह पाठ्यक्रम है जो बच्चे की आयु, विकास का स्तर, रुचि तथा क्षमता के अनुसार तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं भाषाई विकास को बढ़ावा देना है। ये पाठ्यक्रम कैसा है, ये पाठ्यक्रम जो बच्चे की आयु, विकास के स्तर को देखता है, उसकी रुचियों को देखता है, उनकी क्षमताओं को देखता है और उनके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक हो या भावनात्मक हो या भाषाई हो, सारे विकास जो है या सर्वांगीण विकास के लिए ये काम आता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है। अब विशेषताएं तो आपने बहुत पहले से सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो, तो बेई विशेषता लगभग आपको मिलती जुलती हुई दिखी। जैसे बाल केंद्रित है, आपको पता है बच्चे पर पूरा तरीके से केंद्रित होगा। यदि बच्चे पर केंद्रित नहीं होगा तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आप कोई हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये बाल केंद्रित है।
विकास के विभिन्न चरणों पर आधारित होता है। विकास के जो भी चरण हैं उस सब चरणों पर ये आधारित होता है। ठीक है ना, सारे चरण आप फॉलो करेंगे तो ही ये पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट हो सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। यदि किसी भी बच्चे की जो भिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग है, ये बच्चा अलग है, ये बच्चा अलग है, ये बच्चा अलग है, तो ये सबका सम्मान करने वाला है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण होता है। इसमें सबसे पहले सरल चीजें बच्चे को पढ़ाई जाती हैं और सरल चीजों से कठिन चीजों को जोड़ा जाता है। अनुभव एवं गतिविधि आधारित है। एक्सपीरियंस और एक्टिविटी से ये चलता है। सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जो आपको ऊपर आ चुका है। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, भाषाई, सभी तरह के विकास किए जाते हैं, तो सर्वांगीण विकास पर बल देगा। निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था इसके अंदर रहेगी, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह अनुकूल है, मतलब ये पूर्ण रूपेण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुसार बनाया गया है या उनके अनुकूल है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, फंक्शनल करिकुलम क्या है, उदाहरण सहित बताइए। अब अपन पढ़ेंगे फंक्शनल। फंक्शनल करिकुलम क्या है? ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में उपयोगी ज्ञान, कौशल और व्यवहार सिखाता है ताकि वे अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बन सके। ये हमको बच्चे को क्या सिखाता है? जो दैनिक जीवन में उपयोगी ज्ञान होता है, जो उसके दैनिक जीवन में काम आता है, उसको स्किल सिखाता है, कौशल सिखाता है और उसको व्यवहार सिखाता है। इन चीज़ों से क्या होगा? वो अधिक से अधिक अपने आप में डिपेंड रहेगा, अपने आप में आत्मनिर्भर रहेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना तो पहला ही उद्देश्य हो गया। आत्मनिर्भर बनाना हो गया। जीवन कौशल विकसित, जो आपको पता है जीवन में उपयोगी कौशल ये विकसित करता है। सामाजिक और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाता है। सामाजिक और व्यावसायिक मतलब आपको पता है ये रोजगार हेतु कौशल भी सिखाता है, तो व्यावसायिक दक्षता भी बढ़ेगी और सामाजिक दक्षता भी बढ़ेगी। अब इसके उदाहरण जैसे जैसे अपन कौन कौन सी स्किल बच्चे को सिखा सकते हैं? जैसे स्वयं कपड़े पहनना सिखा सकते हैं, बच्चा खुद से अपने कपड़े पहनने लग जाए। भोजन करना, पैसे का उपयोग करना, उसको पैसे का उपयोग करना सीखना चाहिए। वो आपको कोई वस्तु लेनी है, माना कि 5 रुपए की वस्तु आपने ली, आपने 10 रुपए दुकान वाले को दिए, तो वो 5 रुपए वापस लेना उसको आना चाहिए। बाजार से सामान खरीदना उसको आना चाहिए। सड़क पार करना, मोबाइल का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें हम फंक्शनल करिकुलम के अंदर सिखाते हैं। ठीक है, अब आपके आ गई विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं हो गई आपकी जीवन उपयोगी शिक्षा। ये क्या है? जीवन उपयोगी, जीवन से संबंधित उपयोगी शिक्षा ये प्रदान करता है। जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है। एक व्यवहारिक गतिविधियां, व्यवहारिक गतिविधियां मतलब ये व्यवहार से संबंधित एक्टिविटी जो है वो बच्चे को सिखाता है फंक्शनल करिकुलम के अंतर्गत। वास्तविक परिस्थितियों में सीखना, जो बच्चे की जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, ओरिजिनल कंडीशन जो होती हैं, उनमें बच्चा जो है वो सीखने का काम करता है, अधिगम सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि अपन बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है इकोलॉजिकल करिकुलम का महत्व बताइए। इकोलॉजिकल करिकुलम क्या होता है? इकोलॉजिकल करिकुलम वह पाठ्यक्रम है जो बच्चे को उसके वास्तविक वातावरण, जैसे घर है, विद्यालय है, समुदाय है, कार्यस्थल है, में आवश्यक कौशल सिखाने पर आधारित है। ये करिकुलम कौन सा है? ये पाठ्यक्रम कौन सा है? जो बच्चे को उसके वास्तविक वातावरण, जिस वातावरण में ओरिजिनल वास्तविक वातावरण में वो रह रहा है, उस वातावरण में, जैसे घर है, उसका विद्यालय है, समुदाय है या कार्यस्थल है जहाँ पर वो काम कर रहा है, इनमें वो आवश्यक कौशल सिखाता है। आवश्यक कौशल सिखाने पर ये आधारित है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व हो गया जैसे वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है। एक तो ये वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। एक आत्मनिर्भरता विकसित करता है। ये क्या विकसित करेगा? आत्मनिर्भरता विकसित करता है। सामाजिक समायोजन बढ़ाता है। सामाजिक समायोजन क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। समुदाय में सहभागिता बढ़ती है। समाज में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनकी सहभागिता बढ़ेगी, उनका सहयोग बढ़ेगा। जीवन कौशल का विकास करता है। उन बच्चों के जीवन से संबंधित जो कौशल है उनको विकसित करेगा। सीखने को व्यवहारिक बनाता है। जो बच्चा सीख रहा है उसको व्यवहारिक बनाएगा, मतलब उसके व्यवहार में आ जाएगी वो चीज़। परिवार एवं समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। परिवार की और समुदाय, इन दोनों की भागीदारी भी इससे बढ़ती है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। ये लाइन तो आपको सबके साथ जोड़ना है। सारे पाठ्यक्रम जो हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी ही हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा करिकुलम आ जाएगा इक्लेक्टिक करिकुलम। क्या है, इसके लाभ और सीमाएं बताइए। ये क्या है, देखिए, ये वह पाठ्यक्रम है जिसमें विभिन्न शिक्षण विधियों, सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर शिक्षण कार्य कराया जाए। मतलब आपको पूरी शिक्षण की विधि है, जितने भी शिक्षण के सिद्धांत हैं, जितने भी शिक्षण के दृष्टिकोण हैं, इनको हम क्या करेंगे, इसके सबसे अच्छे अच्छे तत्वों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, और सबसे अच्छे तत्वों को मिला करके हम क्या कराएंगे, शिक्षण कार्य कराएंगे। ठीक है, चलिए इसके लाभ क्या है, फायदा क्या है। फायदा ये कि एक तो ये लचीला होता है, ठीक है ना, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन करना संभव है, क्योंकि लचीला होगा तो आपको पता है आवश्यकता के अनुसार आप लचीली चीज में कभी भी परिवर्तन कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि भारत का संविधान लचीला है, तो भारत के संविधान में हम जरूरत पड़ने पर संशोधन कर लेते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग इसके अंदर होता है, जो आपको परिभाषा में लिखा दिया कि विभिन्न शिक्षण विधि मतलब अनेक प्रकार की शिक्षण विधि के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को जोड़कर ये जो करिकुलम है ये विकसित किया जाता है। सीखने की गुणवत्ता इसमें बढ़ जाती है, आपको पता है। समावेशी शिक्षा के लिए ये उपयोगी है। यदि आप समावेशी शिक्षा में बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की इससे क्या होती है, पूर्ति होती है। बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताएं इससे पूरी होती हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं, रोजगार योजना बनाना कठिन है। इसकी योजना बनाना हमारे लिए कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिक्षण पद्धति, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे दृष्टिकोण, ये सब कुछ हमको जोड़ना पड़ता है, और सब कुछ में से हमको अच्छी अच्छी चीज़ें निकालनी होती हैं। अधिक समय की आवश्यकता, आपको पता है, सबको जोड़ करके अच्छी चीज़ें निकालोगे तो समय भी अधिक लगेगा। प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक, आपको प्रशिक्षित टीचर चाहिएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि हर कोई महत्वपूर्ण विधियों को या महत्वपूर्ण तत्वों को उनमें से निकाल लेगा। तो इसके लिए आपको प्रशिक्षित अध्यापक की, शिक्षक की आवश्यकता होगी। संसाधनों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, आपको पता है संसाधन भी आपको ज़्यादा चाहिएंगे। एक मूल्यांकन अपेक्षाकृत जटिल, और मूल्यांकन जो है उनकी अपेक्षा में इसका मूल्यांकन थोड़ा सा कठिन रहेगा। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन आ जाता है, डेवलपमेंटल करिकुलम एवं फंक्शनल करिकुलम में अंतर क्या है। दोनों में आपसे अंतर पूछ सकता है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। डेवलपमेंटल करिकुलम और फंक्शनल करिकुलम, दोनों में देखिए अंतर क्या है। ये विकास पर आधारित है, लेकिन ये दैनिक जीवन कौशल पर आधारित है, ये हमने ऊपर पढ़ा है। ये सर्वांगीण विकास पर बल देता है, लेकिन ये आत्मनिर्भरता पर बल देता है। बच्चे को ऐसे कौशल सिखाए जाते हैं कि बच्चा खुद सेल्फ डिपेंड हो जाए। ये आयु और विकास स्तर के अनुसार, ये आयु एवं विकास स्तर के अनुसार शैक्षिक विकास पर अधिक ध्यान देता है। ये क्या है, आयु और विकास स्तर के अनुसार होता है, लेकिन ये जीवन की आवश्यकता के अनुसार होता है। ये आयु विकास, ये जीवन की आवश्यकता। इसका जो शैक्षिक विकास है इस पर अधिक ध्यान होता है, लेकिन ये अधिक ध्यान किस पर देता है, ये व्यवहारिक कौशल पर अधिक ध्यान देता है। ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, लेकिन यदि हम इसकी बात करें फंक्शनल की, तो ये विशेष रूप से आईडीडी एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। इसको आप सबके लिए यूज कर सकते हो। ज्ञान एवं विकास दोनों पर बल देता है ये ज्ञान पर भी बल देगा और विकास पर, लेकिन ये देता है दैनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता पर बल देता है, कि बच्चा दैनिक जीवन में अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सके। अगला हमारा जो ये यूनिट है, यहाँ पर जो सेकंड यूनिट आपकी खत्म हो जाती है, इसमें अपन ने जो है वो ये चीज़ जो है अपन को अवश्य रूप से ध्यान रखनी है। यहाँ पर अपन को ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर कलेक्ट करके भी दी है। तीसरी यूनिट में हमारा क्वेश्चन आ जाता है 11, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है, और इसकी विशेषताएं अपन को लिखनी है। इसकी क्या लिखनी है, विशेषताएं अपन को लिखनी है।
हम पढ़ते हैं, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है और इसकी विशेषताएं अपन को लिखनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे परिभाषा की। बालक केंद्रित दृष्टिकोण वह शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होता है। इसमें शिक्षा का जो केंद्र होता है वो विद्यार्थी ही होता है। इसमें बच्चे की रुचि, क्षमता, आवश्यकता और गति के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, आवश्यकता और गति के अनुसार शिक्षण का कार्य कराया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए विद्यार्थी शिक्षण का केंद्र होता है। आपको पता है अब विशेषताओं में विद्यार्थी केंद्रित है, बाल केंद्रित है, तो पूरा केंद्र जो शिक्षण है वो पूरा केंद्रित किसके ऊपर रहेगा, विद्यार्थी के ऊपर रहेगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या किया जाएगा, सम्मान। जितने भी बच्चे हमारे सामने बैठे हैं उन सबकी जो अलग अलग भिन्नताएं उनके अंदर हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं उनके अंदर हैं, उन सबका हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण, उन बच्चों की किस चीज में रुचि ज्यादा लग रही है, किस कैसी उनकी आवश्यकताएं हैं, तो रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाता है। गतिविधि आधारित अधिगम, गतिविधि पर आधारित अधिगम मतलब सिखाना, गतिविधि से पर आधारित हम सिखाने का बच्चों को प्रयास इसमें करते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक क्या कहता है, क्या होता है यहाँ पर, मार्गदर्शक होता है, मतलब उन बच्चों का मार्गदर्शन करता है। एक अनुभव द्वारा सीखने पर बल मिलता है, अनुभव द्वारा सीखने पर क्या मिलता है, बल मिलता है। रचनात्मकता एवं समस्या समाधान कौशल का विकास, रचनात्मकता एवं समस्या समाधान इस कौशल का क्या होता है, विकास होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने खुद की रचनात्मकता का विकास होगा तो खुद के लिए कुछ भी चीज का निर्माण करना सीखेगा। एक समस्या कोई भी आएगी तो उसका समाधान करना सीखेगा, तो ये कौशल उसको इसके अंदर सिखाए जाते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास, ये तो अपन को लगभग सब में लिखना ही होता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। इसके लाभ क्या होंगे, सीखना अधिक प्रभावी होता है। आपको पता है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल रहेगा तो वो सीखना अधिक ज़्यादा प्रभावी रहेगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी इसके अंदर बढ़ती है, बच्चों की जो भागीदारी है इसके अंदर सक्रिय हो जाती है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये अत्यंत उपयोगी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन, एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना, वो तो हमारी बाल केंद्रित थी, ये हमारी एक्टिविटी केंद्रित हो जाएगी, गतिविधि आधारित हो जाएगी। तो ये वह शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब गतिविधि पर आधारित होता है। अब इसमें क्या है, विशेषता क्या हो गई इसकी, गतिविधि आधारित शिक्षण, क्योंकि ये गतिविधि पर आधारित है। पहले वाला बाल केंद्रित था तो विद्यार्थी पर केंद्रित था। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी रहेगी, आप ये एक्टिविटी करेंगे तो प्रत्येक बच्चे की उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी रहेगी एक्टिविटी में। एक अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव से उसको सीखना सिखाया जाता है। रुचिकर और आनंददायक शिक्षा, रुचि रुचिकर मतलब विद्यार्थी की जिसमें रुचि होती है, आनंदकर आनंददायक मतलब बच्चे को जिसमें आनंद आता है, ऐसी शिक्षा इसमें दी जाती है। एक व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है इसमें, कौन से ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। एक संपूर्ण कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे भी कार्य जो बच्चा कर रहा है, जैसी भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, उस एक्टिविटी पर, सब पर, पूरी एक्टिविटी पर बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए, जैसे गिनती सिखाने के लिए आप मोतियों या ब्लॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको गिनती सिखानी है तो आप बच्चे को मोती दे सकते हो, कोई ब्लॉक्स बना के दे सकते हो, तो उनको वो 1 2 3 करके क्या करेगा, गिन लेगा। रंगों की पहचान के लिए चित्र बनवा सकते हैं, रंगों की पहचान के लिए अपन चित्र बनवा सकते हैं। अपन कह सकते हैं भाई इसमें लाल रंग भरो, तो जो लाल रंग को वो जानता होगा बच्चा तो वो लाल रंग को सेलेक्ट करके भर देगा। पौधे लगाने की गतिविधि करवा सकते हो अपन कि भैया हमको इस ग्राउंड के अंदर, इस मैदान के अंदर आपको पौधे लगाने हैं। भूमिका अभिनय, रोल प्ले करवा सकते हो, जैसे अपन रामलीला वगैरह में होते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति कोई राम का रोल कर रहा है, कोई लक्ष्मण का रोल कर रहा है, कोई रावण का रोल कर रहा है, तो ऐसे करके अब उनको अभिनय भी करवा सकते हो। शैक्षणिक खेल, एजुकेशनल गेम भी उनसे खिलवा सकते हो, शिक्षा से संबंधित खेल। अब इससे लाभ क्या होगा, सीखना स्थायी होता है, इससे जो भी बच्चा सीखेगा, क्योंकि एक्टिविटी से जो भी बच्चा सीखता है वो परमानेंट होता है, बच्चों की रुचि बनी रहती है।
इसमें बच्चों की क्या बनी रहती है, रुचि बनी रहती है। एक सामाजिक एवं संचार कौशल का विकास होता है। सामाजिक और संचार, इन दोनों कौशलों का क्या होता है, विकास इसके अंदर होता है। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, विशेष शिक्षा में इसका क्या महत्व है, हॉलिस्टिक के बारे में देखते हैं। समग्र दृष्टिकोण, ये क्या है, समग्र दृष्टिकोण वह शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, नैतिक विकास पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। बताइए ये इसका नाम क्या है, समग्र। समग्र मतलब पूरा, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, शारीरिक हो, भाषा से संबंधित हो, मानसिक हो, पूरे विकास और नैतिक विकास समान रूप से जब ध्यान दिया जाएगा तो वो समग्र विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो समग्र विकास या समग्र दृष्टिकोण कहलाएगा। अब इसकी विशेष शिक्षा में इसका क्या महत्व है, आपसे महत्व पूछा है किसमें, विशेष शिक्षा में। तो क्या महत्व है, एक तो सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब हम समग्र दृष्टिकोण को लेकर चलेंगे तो उसका समग्र विकास भी होगा। होगा कि नहीं होगा, सर्वांगीण विकास होगा इसमें। एक जीवन कौशल का विकास करता है, किसका, लाइफ स्किल, जीवन कौशल का ये विकास करेगा। एक सामाजिक समायोजन बढ़ाता है, समाज के साथ में हमारा समायोजन बढ़ाता है, समाज के साथ मिलना जुलना बढ़ाता है। एक आत्मनिर्भरता विकसित करता है, बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाता है, दो टॉपिक तो आपको लिखना ही है। परिवार और समुदाय की सहभागिता बढ़ाता है, परिवार और समुदाय दोनों की सहभागिता बढ़ाएगा, किसमें, किसमें, शिक्षण कार्यों में। एक आईईपी को प्रभावी बनाता है, आईईपी के अंदर यदि आप समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं तो आईईपी हमारी और प्रभावी बन जाती है, ज़्यादा प्रभाव देने वाली बन जाती है। एक समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, हमारी जो समावेशी शिक्षा है उसको ये प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है, करिकुलम ट्रांजैक्शन से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। तो इससे अभिप्राय देखिए, इसका अर्थ होता है निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रभावी शिक्षण विधियों, गतिविधियों, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी तक पहुंचाने की प्रक्रिया। आपको जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, यदि आप उस पाठ्यक्रम को किसी भी अच्छी शिक्षण विधियों के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा, शिक्षण सामग्री के द्वारा या फिर मूल्यांकन के द्वारा, किसी भी माध्यम से यदि आप उसको विद्यार्थियों तक पहुंचाते हो, तो जो विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम करिकुलम ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं। अब इसके मुख्य तत्व क्या होगा, तत्व क्या है, देखिए, शिक्षण की योजना, अपन को शिक्षण की योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि बिना योजना के शिक्षण संभव नहीं है। एक उपयुक्त शिक्षण विधि, जो शिक्षण विधि उसके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, उनको अपन क्या यूज करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का उपयोग करेंगे, जो भी हमें सिखाने में सहायक सामग्री होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसका हम उपयोग करेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण हम कराएंगे, गतिविधियों पर आधारित। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी इसके अंदर होगी, क्योंकि आपको पता है एक्टिविटी में तो विद्यार्थी की सक्रिय साझेदारी होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी, इसके बारे में आपको खूब पहले से ही पता है, बराबर उसका लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में अनुकूलन, और आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी उसी प्रकार से हम पाठ्यक्रम में क्या करते जाएंगे, अनुकूलन करते जाएंगे। विशेष शिक्षा में इसका क्या महत्व है, विशेष शिक्षा में इसका क्या महत्व है, देखिए, आईईपी के अनुसार शिक्षण कार्य हो जाएगा, इससे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, समावेशी कक्षा में प्रभावी शिक्षण होगा और सीखने के परिणामों में सुधार होगा। ये चार महत्व विशेष शिक्षा में इसके हैं। यदि आपको इनमें कुछ लिखना पड़े तो आराम से, मुझे लगता है आप आराम से लिख सकते। आईपी के बारे में आप जानते हैं, आईपी के अनुसार शिक्षण कार्य हो जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकता, जो बच्चे की पर्सनल जो आवश्यकता होती है, पर्सनल नीड्स जो होती हैं, उनमें उसको क्या मिलेगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। समावेशी कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण उनको देखने को मिलेगा और सीखने के परिणामों में भी सुधार हो जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन आ गया, स्पेशल एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का महत्व लिखिए। विशेष शिक्षा में अपन का क्या है, जो चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसका क्या महत्व है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व। क्यों, क्योंकि प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की सीखने की क्षमता, गति, आवश्यकता अलग अलग होती है। आपको पता है कि
जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी पूरी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, चाहे वो सीखने की क्षमता हो, चाहे वो और मानसिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, सारी क्षमताएं अलग अलग होती है। यदि वे क्षमताएं अलग अलग हैं तो आपको पता है हमको कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयोगी रहेगा? बाल केंद्रित, मतलब विद्यार्थी पर केंद्रित जो दृष्टिकोण है वो हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका क्या महत्व है? क्या महत्व है कि वो ऊपर वाला जो है वही चीज़ यहाँ पर अपन को आ जाएगी। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है क्योंकि अलग अलग क्षमता है सबकी। आईपी के अनुसार हम शिक्षण करा देंगे, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ये तो आप छोड़ो ही मत, विशेषता, महत्व, लाभ सब में लिखो। एक सीखने की गति के अनुसार शिक्षण, जिस गति से बच्चा सीख रहा है उसके अनुसार उसको हम शिक्षण कार्य करा सकते हैं। एक सक्रिय सहभागिता, जब बाल केंद्रित शिक्षण होगा तो आपको पता है विद्यार्थी की जो सहभागिता है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी। व्यवहार एवं संचार कौशल का विकास हो जाएगा, उसका व्यवहार और उसका संचार कौशल ये दोनों चीज बढ़ जाएंगे। आत्मनिर्भरता का विकास होगा, आत्मनिर्भरता आ गई। अब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही है। सकारात्मक सीखने का वातावरण, सीखने का जो एनवायरनमेंट बनेगा, वातावरण जो बनेगा वो बच्चे के लिए सकारात्मक होगा, पॉजिटिव सोच वाला होगा। एक जीवन कौशल का विकास, जीवन में उसको जो कौशल उसको चाहिए उन कौशलों का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जाम के लिए आपको अवश्य क्या चीज़ जो है वो आपको पढ़नी है, यहाँ पर हमने पूरी चीज़ आपको लिख के दी है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 16वां, यूनिट नंबर 4। 16 से क्वेश्चन नंबर 16 से 20 यूनिट नंबर 4 के 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। स्पेशल एजुकेशन में करिकुलम मॉडल का वर्णन करो। स्पेशल एजुकेशन में, विशेष शिक्षा में करिकुलम मॉडल का क्या उपयोग है अपन को देखना है। करिकुलम मॉडल वह रूपरेखा है जिसके आधार पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। करिकुलम मॉडल क्या है? इसके द्वारा हम विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, एक तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और उसका क्रियान्वयन, मतलब उसको अपन प्रक्रिया में कैसे लेंगे उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, दो कार्य हम इसमें करते हैं। अब अपन के इसका वर्णन करवा रहा है तो इसकी सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रमुख मॉडल कौन कौन से, प्रमुख करिकुलम मॉडल कौन कौन से। तो पहला मॉडल इसमें दिया गया है डेवलपमेंटल मॉडल। कौन सा मॉडल है? डेवलपमेंटल। तो देखिए इसमें 3 आपको पॉइंट दिए गए हैं कि डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है। क्या होता है? बच्चे के विकास स्तर पर आधारित है ये मॉडल किस पर है? बच्चे के विकास के स्तर पर, बच्चे का विकास कौन से लेवल पे हो रहा है। एक आयु और क्षमता के अनुसार इसमें शिक्षण किया दिया जाता है। बच्चे की आयु कितनी है और बच्चे की कैपेसिटी क्या है। यदि बच्चे की कैपेसिटी नहीं होगी तो उसमें शिक्षण कार्य कराना बेकार है। एक सर्वांगीण विकास पर बल देता है, हर तरह का विकास इसके अंदर शामिल होता है। एक फंक्शनल मॉडल होता है, आपको पता है फंक्शनल जीवन उपयोगी कौशल पर ध्यान देता है, दैनिक जीवन और कौशल पर आधारित होता है ये। आत्मनिर्भरता विकसित करेगा और विशेष रूप से आईडीडी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आपको पता है फंक्शनल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आईडीडी वाले के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसके बाद में इकोलॉजिकल मॉडल। इकोलॉजिकल मॉडल क्या करता है? वास्तविक जीवन और समुदाय आधारित शिक्षण, वास्तविक जीवन और समुदाय आधारित शिक्षण ये देता है, मतलब वास्तविक जीवन के बारे में और समुदाय पर आधारित शिक्षण कार्य ये कराता है। घर, विद्यालय, समाज में आवश्यक कौशल विकसित करता है, चाहे उसका परिवार हो, चाहे समाज हो या विद्यालय हो, सब में क्या करता है? ये आवश्यक कौशलों को विकसित करता है। इसके बाद में आ जाता है आपका इंक्लूसिव करिकुलम मॉडल। ये सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समान अवसर देता है। आपको पता है जहाँ पर समावेशी शब्द आ गया वहीं पर सामान्य और विशेष ये दोनों बालकों का जिक्र होगा। तो यहाँ पर आ गया सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या देता है? ये समान अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में आवश्यक अनुकूलन किया जाता है, पाठ्यक्रम में जो भी अनुकूलन आवश्यक होता है वो अनुकूलन इसके अंदर किया जाता है। इलेक्ट्रिक मॉडल क्या होता है? ये विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का समन्वय, अपन ने ऊपर पढ़ लिया कर इसके बारे में कि ये सभी प्रकार की जो शिक्षण पद्धतियां होती है उनमें से मूल तत्व, इंपॉर्टेंट तत्व छांट छांट करके और ये लागू करता है, समन्वय करता है उनका, और बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार ये विधियों का चयन करता है। बच्चे की कैसी आवश्यकताएं हैं, बच्चों कौन सी विधि के अंदर ज़्यादा समझ पाते हैं तो उन विधियों का ये क्या करता है? चयन करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन और करिकुलम अडेप्टेशन की आवश्यकता समझाइए। चलो देखिए,
इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आप जानते हैं खूब आराम से। करिकुलम अडेप्टेशन का अर्थ यहाँ पर अपन ने दिया है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सामग्री और मूल्यांकन में आवश्यक परिवर्तन करना क्या कहलाता है? करिकुलम अडेप्टेशन कहलाता है, मतलब पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। यदि आप अपने पाठ्यक्रम में सीखने की क्षमता के अनुसार यदि क्या कर लेते हो, शिक्षण विधि बदल लेते हो, सामग्री बदल लेते हो, मूल्यांकन में आवश्यक परिवर्तन कर लेते हो, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता पड़ने के 10 कारण यहाँ पर अपन को दिए गए हैं। एक तो सभी विद्यार्थियों को ये समान अवसर देता है। आपको पता है सभी विद्यार्थियों को, अनुकूलन के अंदर सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिया जाएगा, तो ये इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी। एक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ये पूर्ति कर देता है। पर्सनल यदि किसी की नीड्स है तो उनको भी पूरी कर देता है। सीखने में आने वाली कठिनाइयों को कम करता है। यदि बच्चे को सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उसको ये कम करेगा। समावेशी कक्षा में सहभागिता बढ़ाना, समावेशी कक्षा जो होती है उसमें सहभागिता बढ़ाएगा बच्चों की। आत्मविश्वास विकसित करेगा, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आईईपी के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, आईईपी के जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करेगा ये। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करेगा कि कौन से किस प्रकार के सीखने की पद्धति या किस प्रकार के अधिगम से बच्चा सीख सकता है। ड्रॉप आउट कम करेगा, ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे क्लास छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन बच्चों को ये क्या करेगा? पढ़ाई से जोड़े रखेगा, मतलब ड्रॉप आउट को कम करेगा। बच्चे पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। एक सामाजिक समायोजन बढ़ाएगा, समाज के साथ में ये मिल बैठकर काम करने, समायोजन करने को बढ़ाएगा। एक समान शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना, समान शिक्षा का अधिकार देगा सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, होम बेस्ड एवं इंक्लूसिव स्कूल के लिए करिकुलम अडेप्टेशन कैसे करेंगे? आपका घर पर आधारित और इंक्लूसिव स्कूल मतलब समावेशी विद्यालय, इनके लिए अपन पाठ्यक्रम का अडेप्टेशन कैसे करेंगे? पाठ्यक्रम का अडेप्टेशन कैसे करें, मतलब अनुकूलन कैसे करें, ठीक है, अनुकूलन कैसे करेंगे। चलो देखो, होम बेस्ड एजुकेशन में अडेप्टेशन, ये पहले हम घर पर आधारित में कर रहे हैं। परिवार की सक्रिय भागीदार, आपको पता है कि जब घर पर आधारित हम पाठ्यक्रम अनुकूलन करेंगे तो इसमें पूरे परिवार को एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरे परिवार को सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। एक दैनिक जीवन की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, दैनिक जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के माध्यम से हम उनको शिक्षण कार्य कराएंगे। एक सरल एवं लचीला पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा? सरल होगा और लचीला होगा। आईईपी के अनुसार हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे। आईईपी यदि हमने बच्चे की बनाई है तो हम उस आईईपी के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए हम एक लक्ष्य बनाएंगे। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, यदि हम घर में काम कर रहे हैं, घर में अब अनुकूलन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन सी सामग्री काम में लेनी पड़ेगी, स्थानीय जो वहां पर उपलब्ध है उन संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। एक नियमित प्रगति का मूल्यांकन, नियमित रूप से हमें उनकी प्रगति देखनी पड़ेगी कि वास्तविक रूप से बच्चे के अंदर कोई इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इंक्लूसिव स्कूल में अडेप्टेशन कैसे करेंगे? ये तो ऊपर वाला होम घर के लिए पर आधारित हो गया। शिक्षण सामग्री में संशोधन करना पड़ेगा, वहां तो हमने स्थानीय जो सामग्री हमको उपलब्ध हुई वो हमने यूज करी, लेकिन यहाँ पर हम विद्यालय बेस्ड पर आ गए। अब तो विद्यालय में जो सामग्री है वो हम यूज कर सकते हैं। एक सहायक उपकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि विद्यालय में आपको हो सकता है कि सहायक उपकरण भी वहां पर आपको मिल जाएं, तो सहायक उपकरणों का भी आप प्रयोग वहां पर बच्चे के लिए कर सकते हो। गतिविधि आधारित शिक्षण, आप बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, एक्टिविटी के आधार पर शिक्षण कराएंगे। सहपाठी सहयोग, स्कूल में तो आपके और बच्चे भी होंगे आपके साथ पढ़ने वाले, तो सहपाठियों का सहयोग भी बच्चों को दिलाएंगे। वैकल्पिक मूल्यांकन, वहां पर हम विकल्प के साथ मूल्यांकन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय देना, यदि बच्चे को अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तो अपन आवश्यकता अनुसार उसको अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। शिक्षक एवं विशेष शिक्षक का सहयोग, वहां पर उपलब्ध विद्यालय में जो शिक्षक हैं या विशेष शिक्षक हैं मतलब स्पेशल एजुकेटर हैं, इन दोनों का ही सहयोग हम ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, हाई सपोर्ट नीड्स वाले बच्चों के लिए करिकुलम प्लानिंग कैसे की जाती है। मतलब बच्चों के लिए हाई सपोर्ट चाहिए, हाई सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो उसके लिए अपन करिकुलम प्लानिंग, पाठ्यक्रम की प्लानिंग कैसे करेंगे, पाठ्यक्रम की योजना कैसे बनाएंगे। देखिए, हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों को सीखने, संचार, व्यवहार, दैनिक जीवन के कार्यों के लिए निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है। आपको पता है, जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है उनको निरंतर सहायता की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, लगातार उनकी हेल्प हमको करनी पड़ेगी। करिकुलम प्लानिंग क्या है, जैसे जैसे प्रारंभिक मूल्यांकन। सबसे पहले तो हमें प्रारंभिक मूल्यांकन करना पड़ेगा बच्चे का, कि बच्चा किस स्तर का है, ठीक है। इसके बाद हम उसकी आईईपी तैयार करेंगे। जब हमको पूरा पता लग जाएगा कि बच्चा किस लेवल का है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग हम आईईपी बनाएंगे। अब आईईपी के बारे में तुमको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आईईपी के बारे में आप खूब जानते हैं। छोटे एवं प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करना। हम सबसे पहले शॉर्ट लक्ष्य बनाए, शॉर्ट गोल, जो जल्दी से पूरे किए जा सकते हैं और आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, शॉर्ट अपन लक्ष्य बनाएंगे। इसके बाद फंक्शनल और लाइफ स्किल को प्राथमिकता देंगे। फंक्शनल और लाइफ स्किल मतलब जीवन में उपयोगी जो कौशल हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, उन पर हम प्राथमिकता ज्यादा देंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। जो भी हमारी सहायक तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी अपन को सहायता दे सकती है, उसका भी हम उपयोग करेंगे। परिवार की सहभागिता लेंगे, परिवार का सहयोग भी हम यहाँ पर लेंगे। और बहु विषयक टीम का सहयोग, जो आपने ऊपर पढ़ी है कि बहु विषयक टीम जो होती है उसके अंदर बच्चा शामिल होता है, बच्चे का शिक्षक होता है, बच्चे के माता पिता होते हैं, उसमें चिकित्सक होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल होते हैं। ये जो बहु विषयक टीम है, इस टीम का भी हम सहयोग इसके अंदर लेंगे। और नियमित प्रगति का मूल्यांकन एवं संशोधन, नियमित रूप से हम प्रगति की रिपोर्ट बनाएंगे कि बच्चे के अंदर परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, एरिया क्या है। एरिया जैसे संचार कौशल, संचार कौशल का एरिया रहेगा। एक आत्म देखभाल, बच्चा खुद की केयर कर ले, खुद की देखभाल कर ले। सामाजिक कौशल, बच्चे को सामाजिक कौशल के बारे में जानकारी हो। एक गतिशीलता, ठीक है ना, बच्चा गतिशील भी रहना चाहिए। एक दैनिक जीवन कौशल, एडीएल, दैनिक जीवन कौशल भी उसको आने चाहिए। एक व्यावसायिक तैयारी, बच्चे को व्यावसायिक तैयारी भी होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चा आगे जाकर के अपना कोई भी स्वरोजगार अपना कर सके। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, टेक्नोलॉजी की करिकुलम डेवलपमेंट में भूमिका लिखिए। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, उस उसकी भूमिका अपन को पाठ्यक्रम के विकास में क्या है वो अपन को बताने। चलो देखते हैं क्या है। आधुनिक शिक्षा में तकनीक पाठ्यक्रम विकास एवं शिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक और समावेशी बनाते। आपको पता है टेक्नोलॉजी से हमारा जो शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया है, बहुत ज़्यादा रोचक बन गया है टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो टेक्नोलॉजी अपन को पता है पाठ्यक्रम में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए इसकी भूमिका क्या है देखते हैं। एक तो डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। टेक्नोलॉजी हमको डिजिटल शिक्षण सामग्री देगी। टेक्नोलॉजी क्या देगी हमको, डिजिटल शिक्षण सामग्री देगी। स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग को बढ़ावा, आपको स्मार्ट क्लास देखने को मिलेगी, ई लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। ई लर्निंग का मतलब होता है, जैसे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये ई लर्निंग है, ठीक है ना, जो आपको एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग, जो आपको तकनीक आपको सहायता प्रदान करने वाली होगी उसका हम उपयोग कर पाएंगे। व्यक्तिगत गति से सीखने की सुविधा मिलेगी, हम पर्सनल रूप से सीखेंगे, व्यक्तिगत सीखेंगे। एक ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं अपन, टेक्नोलॉजी से आप ऑनलाइन अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो सामग्री द्वारा बेहतर अधिगम, आपको यदि टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों तरह की जो है सामग्री आपको उपलब्ध हो सकती है। शिक्षक एवं अभिभावक के बीच बेहतर संवाद, शिक्षक और अभिभावक दोनों के बीच में जो है वो एक अच्छा संवाद जो है वो देखने को मिलेगा, बेहतर संवाद देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। एक समावेशी शिक्षण को प्रोत्साहन, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको पता है कि जिसमें सामान्य और विशेष बच्चों को साथ में पढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा। सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड रखना, बच्चा किस प्रकार प्रगति कर रहा है,
सीखने की गति उसकी कैसी है, उसका हम एक क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। और एक दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग को संभव बनाना। आप कहीं पर भी बैठे हैं, जैसे आज मैं आपको यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ, तो मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, दूर से ऑनलाइन तरीके से आप जो है टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब विशेष शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, ये पहले भी आपको आ चुके हैं। स्क्रीन रीडर, बच्चा स्क्रीन रीडर मतलब बच्चा स्क्रीन के द्वारा पढ़ाई कर लेता है, सीख लेता है। एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, आप टेक्स्ट कोई भी डालेंगे, कोई लिख कर डालेंगे और वो स्पीच में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब वो बोलने में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर भी आजकल होने लगे टेक्नोलॉजी में। एक स्पीच टू टेक्स्ट, आप बोलेंगे और वो टेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, इसके भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। जो ये तो आप भी यूज करते हो, जैसे गूगल वगैरह पर आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप उसकी बोलने वाले पर बटन पर क्लिक करते हो और आप बोलते हो और उसमें टेक्स्ट लिखा जाता है, मतलब लिखने में ट्रांसफर, आपका बोला हुआ लिखने में ट्रांसफर हो जाता है। एक आपका AAC, ठीक है ना, एक आपका इंटरेक्टिव एजुकेशन ऐप जो आपको आकर्षित करे, ऐसे ऐसे एजुकेशन जो है ऐप आपके आगे। एक स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड से शिक्षण आपको स्टार्ट हो गया। ये आपकी हमने क्या है, यूनिट नंबर 4 के अंदर कुछ आपको शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर बताया है। इन शब्दों का प्रयोग जो है वो आपको करना है, मतलब इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, इनको आप अच्छी प्रकार से जो है वो थोड़ा सा पढ़ लें। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है और यूनिट नंबर 5 का हमको अब क्वेश्चन नंबर पढ़ना है 21, करिकुलम डेवलपमेंट में शिक्षक की क्या भूमिका है, मतलब पाठ्यक्रम के विकास में आपके टीचर की क्या भूमिका है। तो देखिए क्या भूमिका है। शिक्षक करिकुलम डेवलपमेंट का प्रमुख आधार होता है, आपको पता है पाठ्यक्रम विकसित करने में शिक्षक का अहम रोल है, और कौन करेगा, वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करता है तथा समय समय पर उसमें आवश्यक सुधार भी करता है। ये क्या करता है, शिक्षक की विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखता है और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम डिसाइड करता है, और यदि उसको लगता है कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसमें सुधार करता है। अब देखिए इसकी शिक्षक की भूमिका, यहाँ पर हमने 10 बिंदुओं में शिक्षक की भूमिका हमने देखी है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का आकलन करता है। सबसे पहले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखेगा, विद्यार्थी की आवश्यकताओं का आकलन करेगा, इसके बाद पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा, इसके बाद क्या करेगा, पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करेगा। उपयुक्त शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि उस बच्चे के लिए उपयोगी है उसका चयन करेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का उपयोग करना, टीएलएम को किस प्रकार यूज करना है, कौन सा टीएलएम यूज करना है, ये शिक्षक निर्धारित करेगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए करिकुलम अडेप्टेशन करना, अनुकूलन करेगा, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में अनुकूलन करेगा, सुधार करेगा, परिवर्तन करेगा, आईईपी तैयार करेगा और उसको लागू करेगा। ये सारे काम शिक्षक के हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों की प्रगति का वो रेगुलर रूप से मूल्यांकन करेगा, रोजाना मूल्यांकन करेगा कि बच्चे की प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, किस आधार पर हो रही है, कितनी हो रही है। अभिभावकों एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करना, वो गार्जियन के साथ और जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनके साथ क्या करेगा, वो समन्वय स्थापित करेगा, उनके साथ सामंजस्य बनाएगा। समावेशी वातावरण तैयार करेगा, समावेशी वातावरण मतलब सब लोग मिलजुल कर, विशेष और सामान्य सब बच्चे जो हैं मिलजुल कर वहां पर काम कर सके, पढ़ सके, और आईसीटी का उपयोग करें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, स्टूडेंट असेसमेंट के आधार पर करिकुलम प्लानिंग कैसे की जाती है। स्टूडेंट असेसमेंट के आधार पर आप करिकुलम प्लानिंग कैसे करेंगे, पाठ्यक्रम की प्लानिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि स्टूडेंट असेसमेंट क्या होता है।
तो स्टूडेंट असेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थी की वर्तमान क्षमता, रुचि, कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। इसी आधार पर उपयुक्त करिकुलम प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले तो अपन बच्चे की क्षमताओं का पता लगाएंगे, बच्चे की रुचि का पता लगाएंगे, बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाएंगे और उनकी आवश्यकताओं का पता लगाएंगे। इसके आधार पर अपन उसकी पाठ्यक्रम की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, देखियो इसके चरण देखो कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहले अपन को प्रारंभिक मूल्यांकन करना है। सबसे पहला मूल्यांकन करना है कि बच्चे की स्थिति क्या है, लेवल। फिर उसके बाद विद्यार्थी की शक्ति और कमजोरियों की पहचान कर। जब हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, प्रारंभिक मूल्यांकन, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे की कमजोरी कौन सी है और शक्ति कौन सी है, कहाँ बच्चा मजबूत है, कहाँ बच्चा कमजोर है। एक सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना। इसके बाद अपन सीखने का उद्देश्य बनाएंगे कि इस बच्चे को ये चीज जो सिखाई जा रही है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको इससे क्या फायदा होगा। आईईपी तैयार करेंगे। क्या करेंगे, आईईपी तैयार करेंगे। इसके बाद उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करेंगे, कौन सी शिक्षण विधि हम उनके लिए यूज करें। इसके बाद आवश्यक टीएलएम का उपयोग करेंगे, शिक्षण के साथ में सामग्री जो यूज करते हैं अपन उसका प्रयोग करेंगे। इसका नियमित मूल्यांकन करेंगे और फीडबैक लेंगे। नियमित रूप से, कंटिन्यू रूप से अपन क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन, उसका फीडबैक लेंगे कि बच्चे को कितना कारगर रहा। आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन करें। जितनी आवश्यकता हमको पड़ेगी, जैसी आवश्यकता हमको पड़ेगी, उसके अनुसार हम पाठ्यक्रम में क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। अब इसके लाभ क्या है, इसके लाभ क्या है, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, इससे हमारी पर्सनल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। सीखने की गति के अनुसार शिक्षण, जिस प्रकार बच्चे की गति है सीखने की, उसी के अनुसार हम उसका शिक्षण कार्य करा सकते हैं। बेहतर शैक्षिक उपलब्धि मिलेगी, मतलब शिक्षण में हमको उपलब्धि भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आत्मविश्वास एवं सहभागिता में वृद्धि, खुद का सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चे का बढ़ेगा और सहभागिता भी बढ़ेगी उसकी, मतलब हमारे साथ वो हर कार्य में क्या रहेगा, सहयोग करेगा। हमारा 23वां क्वेश्चन है अगला, स्टूडेंट प्रोफाइल का करिकुलम डेवलपमेंट में क्या महत्व है। डेवलपमेंट, आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट है, पाठ्यक्रम का विकास है, इसमें क्या है, स्टूडेंट की प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल मतलब स्टूडेंट के बारे में आपने जो भी लिखा है, जो भी समझा है, उसका क्या महत्व है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल क्या होती है, ये वे दस्तावेज है जिसमें विद्यार्थी की शैक्षिक, सामाजिक, व्यवहारिक, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक जानकारी होती है, जिसको अपन केस स्टडी भी बोलते हैं। यदि स्पेशल एजुकेशन के अंदर जाते हैं तो केस स्टडी इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर बच्चे की क्या होती है, पूरा इंट्रोडक्शन होता है, उसकी शैक्षिक स्थिति होती है, समाज में क्या स्थिति है, व्यवहार कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, और उसकी पारिवारिक जानकारी भी होती है। उसके माता पिता कौन है, कहाँ पर रहते हैं, माता पिता की एजुकेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। अब इसका महत्व क्या है, स्टूडेंट प्रोफाइल का पाठ्यक्रम के विकास में क्या महत्व है। देखिए क्या महत्व है, विद्यार्थी की क्षमता एवं आवश्यकताओं की पहचान हो जाती है। आपको विद्यार्थी की क्षमता का पता चल जाएगा कि विद्यार्थी की क्षमता क्या है और विद्यार्थी की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, विद्यार्थी क्या चाहता है। एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है इसको, क्या इस किस में, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में, वो उसका पर्सनल लक्ष्य निर्धारित करने में उसको सहयोग मिलेगा। आईईपी बनाने में उस उपयोगी होगा, वो आराम से क्या बना लेगा, आईईपी बना लेगा। उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन, अच्छी से अच्छी शिक्षण विधियों का वो चयन कर पाएगा, उपयुक्त। एक आपका हो गया प्रगति की निगरानी, वो करिकुलम अडेप्टेशन में सहायता, पाठ्यक्रम का जो अनुकूलन करेगा तो अनुकूलन में भी उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। एक प्रगति की नियमित निगरानी रखें, जो बच्चे की जो प्रगति हो रही है उसमें नियमित रूप से हम क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे। अभिभावक और शिक्षक के बीच में समन्वय रहेगा, अभिभावक और शिक्षक दोनों आपस में सामंजस्य से रहेंगे। एक समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाए, ये समावेशी शिक्षा को क्या बनाएगा, प्रभावी बनाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 24वां, एएसडी, आईडीडी और एसएलडी वाले विद्यार्थियों के लिए करिकुलम अडेप्टेशन की प्रक्रिया समझाइए। इन तीनों विद्यार्थियों के लिए आप पाठ्यक्रम अनुकूलन की प्रक्रिया अपन को समझानी है। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, परिवर्तन को कहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सामग्री, मूल्यांकन में आवश्यक परिवर्तन करना करिकुलम अडेप्टेशन कहलाता है।
ठीक है ना। यदि आपके पास में जो भी पाठ्यक्रम है, यदि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, बच्चे के लेवल के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, यदि उसमें हमको कोई शिक्षण विधि बदलनी है, सामग्री बदलनी है, या मूल्यांकन का तरीका बदलना है, यदि इसमें कोई परिवर्तन करना है, तो आपका क्या कहलाएगा, करिकुलम अडेप्टेशन कहलाएगा, मतलब पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाएगा। ठीक है। अब एआईटी वाले बच्चों के लिए क्या करना, एआईटी वाले बच्चों के लिए अपन को विजुअल शेड्यूल का उपयोग करना चाहिए। विजुअल विजुअल शेड्यूल का आप उपयोग करेंगे, छोटे और स्पष्ट निर्देश देंगे, ज़्यादा बड़े बड़े निर्देश नहीं देंगे। ज़्यादा बड़े निर्देश दोगे तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, और वो स्पष्ट होने चाहिए। एक संरचित शिक्षण, स्ट्रक्चर वाला जो है शिक्षण हम देंगे, रचित, संरचित, अच्छी प्रकार से तैयार किया हुआ शिक्षण हम उनको देंगे। एक संचार कौशल का विकास करें, संचार कौशल जो बात, कम्युनिकेशन जो है, बातें करने का जो तरीका, उसको अपन विकसित करेंगे। एक सामाजिक कौशल का अभ्यास, समाज के अंदर कौन से कौशल का प्रयोग उसको करना है, कौन सी स्किल उसको यूज करनी है, इसका भी अपन क्या करेंगे, अभ्यास बच्चे को कराएंगे। अब आईडीडी वाले बच्चों के लिए क्या करना है, सरल एवं कार्यात्मक पाठ्यक्रम। आईडीडी वाले बच्चों के लिए अपन को सरल और कार्यात्मक, मतलब बच्चा खुद करे, ऐसा पाठ्यक्रम अपन को बनाना। एक लाइफ स्किल पर अधिक ध्यान देंगे, जीवन कौशल पर ज़्यादा ध्यान दें, जीवन उपयोगी कौशल पर अपन ज़्यादा ध्यान देंगे। एक दोहराव, रिपीटेशन और अभ्यास, बार बार किसी चीज़ को दोहराएंगे। आपको पता है जैसे अपन ने कोई भी आईपी के अंदर एक गोल वगैरह लेते हैं, उसमें 25 दिन तक एक ही चीज़ को दोहराते हैं, ये क्या है, रिपीटेशन। गतिविधि आधारित शिक्षण, उसको एक्टिविटी के आधार पर शिक्षण कार्य कराएंगे। एक छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, शॉर्ट टर्म गोल, छोटे छोटे लक्ष्य, और छोटे छोटे लक्ष्यों को जल्दी जल्दी प्राप्त भी किया जा सकता है। अब एसएलडी वाले जो बच्चे हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अतिरिक्त समय, आपको अतिरिक्त समय देने की जरूरत होगी। सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, सीधी सीधी भाषा में। मल्टी सेंसरी शिक्षण, आपको ऐसा शिक्षण लेना पड़ेगा जो क्या है, सभी शिक्षणों से मिला करके बनता है, जिससे कि जो बच्चा है वो आराम से उसको समझ सके। वैकल्पिक मूल्यांकन, मूल्यांकन आपको विकल्प वाला करना पड़ेगा। और एक सहायक तकनीक, आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी बच्चे के लिए सहायक है, उस टेक्नोलॉजी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अपन का आ जाता है 25वां, करिकुलम डेवलपमेंट में असिस्मेंट का महत्व क्या है। करिकुलम डेवलपमेंट में असिस्मेंट का क्या महत्व है, देखिए। असिस्मेंट मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और पाठ्यक्रम कितना प्रभावी। यदि आप विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया था, जो पाठ्यक्रम आपने डिसाइड किया था, वो पाठ्यक्रम बच्चे के लिए कितना प्रभावी रहा, बच्चे की क्या प्रगति उसके अंदर रही। ठीक है। असिस्मेंट का महत्व क्या है, देखिए, विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का पता चलेगा। विद्यार्थी किस लेवल से सीख रहा है, कितना सीख रहा है, उसकी प्रगति जो है वो हमको पता चलेगी। कब पता चलेगी, जब आप मूल्यांकन करेंगे। शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है। शिक्षण की प्रभावशीलता मतलब शिक्षण कितना प्रभावी है, हम जो शिक्षण कार्य करा रहे हैं वो कितना प्रभावी है, इसकी क्या होगा, इसका मूल्यांकन भी आपका हो जाएगा। एक करिकुलम में आवश्यक सुधार किए जा सके। यदि आपको लगा कि यार विद्यार्थी इस चीज़ से नहीं समझ पा रहा है, या विद्यार्थी की जो प्रगति है वो बहुत कम निकल के आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान होती है, व्यक्तिगत जो बच्चे की आवश्यकता उनको हम पहचान सकते हैं और उसके अनुसार उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। 5वां, आईईपी तैयार करने में सहायता मिलती है। आईईपी तैयार करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन, शिक्षण जो आपने उद्देश्य बनाया है, वो उद्देश्य आपका कितना प्राप्त हो रहा है, उसकी प्राप्ति का मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। अभिभावकों को प्रगति की जानकारी मिलती है। अभिभावक जो होते हैं उनको प्रगति की जानकारी मिल जाएगी कि बच्चे की प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, कितने हो रही है। एक सीखने की कठिनाइयों की पहचान, बच्चे को सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, उनकी कठिनाइयों की बच्चे की कठिनाइयों की हम पहचान भी कर पाएंगे। प्रेरणा एवं आत्मविश्वास में वृद्धि, बच्चे को हम मोटिवेशन दे सकते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ जाता है। एक समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाना, समावेशी शिक्षा को हम क्या बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। अब असेसमेंट के प्रकार भी यहाँ पर दे रखे हैं। मूल्यांकन के प्रकार जैसे प्रारंभिक मूल्यांकन होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है और समापनात्मक मूल्यांकन होता है। ये 3 तरह के मूल्यांकन आप पढ़ लेना।
इसके बाद हमने यहाँ पर 5वीं यूनिट के लिए कौन कौन से जो है मुख्य बिंदु यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, इनको हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वें पेपर के लिए करिकुलम डेवलपमेंट में यूनिट वाइज जो आपके 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पहली यूनिट में 5 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में 5 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में 5 क्वेश्चन, चौथी यूनिट में 5 क्वेश्चन, 5वीं यूनिट में 5 क्वेश्चन, और ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आपको परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं ये भी आपको दिए गए। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर के, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भी हमने यहाँ पर आपको दिए हैं। इन सबको भैया आप तैयार कर लो, आपका पेपर लगभग इसी से जो है वो आपको मिल जाएगा। 70 से 80% जो पेपर है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। कितना? 70 से 80%। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 70 से 80% पेपर जो है 70 से 80% क्वेश्चन जो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपका देखिए 45 नंबर का जो है वो टोटल जो है पेपर होता है, और 45 में से 18 जो हैं वो आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, पासिंग मार्क्स हैं। क्या चाहिए आपको? पासिंग मार्क्स 18 नंबर चाहिए। ये 18 नंबर आपका उद्देश्य है कि पहले तो 18 आए, हम पास हो जाएं, इसके बाद में हमको नंबर 20 आए, 22 आए, 25 आए, 30 आए, 45 आए, ये आगे की बात है। तो आप इनसे आराम से अपने जो हैं यहाँ से आपको 45 में से लगभग आपको जो है लगभग 35 नंबर के आसपास का मैटर जो है वो आपको इस वीडियो से आराम से आपको मिल जाएगा। और जब 35 नंबर का मैटर आपको मिल जाएगा तो मुझे आप बताइए कि 35 में से क्या 20 नंबर भी आप नहीं ला सकते हो? क्या 20 नंबर तो ला सकते हो। तो आप इसको पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, शांति से देखिए, और रिटर्न वर्क भी थोड़ा सा कीजिए। बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करो, बार बार लिखकर इनको याद करो, कैसे भी याद करो, जैसे आपको याद हो याद करो, लेकिन याद करो, और परीक्षा के अंदर आपका पेपर बढ़िया जाएगा। 2-3 दिन की बात हो रही भैया, 2-3 दिन और मेहनत कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट कर देना, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दो। ठीक है भैया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड ब्राइट फ्यूचर।